तो इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं आएंगी। पीटीवी है जनाब, साउंड प्रूफिंग वगैरह स्टेज था। हाँ हाँ बिल्कुल। काफ़ी मतलब वो थी। Working today for a healthier tomorrow. Macta International. Assalamu alaikum. One more Sunday with you guys and उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। ये प्रोग्राम आपके लिए मैक्टर की जानिब से पेश किया जाता है। जनाब अली, क्या सर्दियाँ आ गई? सर मैं गुड मॉर्निंग कह दूँ या आपका आफ्टरनून हो गया? मैं समझा कि शायद आज ही कही। अस्सलाम वालेकुम। और सर्दियाँ तो वाकई सुबह और रात, हमारे यहाँ कराची की सर्दियाँ तो बस यही है ना कि सुबह सवेरे सवेरे या तो थोड़ी सी पता चलती है या खुनकी थोड़ी सी रात अब आप में इससे होती मेरी है। एज का अंदाज़ा मत लगाइएगा, लेकिन ज़माना था जब यहाँ पे कराची में बंडियाँ चला करती हैं। आपको पता है बंडी किसे कहते हैं? आई बंडी गेस किसे वो कहते जो बच्चों को हम पहनाया करते थे वो एक पोर्टेबल सा लिहाफ होता था जो आपको पहना दिया जाता था, जो आप लेके फिरते रहते थे। नॉनदलेस मौसम बहुत अच्छा हो गया और उम्मीद है कि प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हम क्योंकि संडे के रोज़ बातें करते हैं किसी न किसी डिज़ीज़ की वगैरह वगैरह वगैरह, आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बताइएगा। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ आज। डॉक्टर साहब को पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं। वो हम- डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर साहब हैं जनाब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहब ने खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर साहब आज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। Happy to be here. Thank you very much. डॉक्टर साहब, at what institutes or hospitals are you these days attached with? Right now I'm assistant professor of cardiology at Karachi Institute of Heart Disease, जो दस्तगीर पे 16 नंबर पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और साथ में I'm a part time faculty at Taba Heart Institute and I run my own show in the evening. मेरी अपनी क्लिनिक है। अच्छा, आई थॉट कि आप किसी टीवी शो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आपकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं? बेसिकली व्हाट आई सी द मोस्ट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, अमराज क़ल्ब, और इसके अलावा ये है कि जो फैक्टर्स अमराज क़ल्ब की तरफ जाते हैं जिसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। तो हमारे मुल्क में तो एक तरह से एपिडेमिक हो गया है, तो वो मैं ज़्यादा देखता हूँ अपने क्लिनिक। लेकिन हमारे यहाँ लोग केयर तो करते नहीं है। मैंने ये देखा है कि जब तक बिल्कुल ही हालत तबाह नहीं हो जाती वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास। नहीं, अब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। अवेयरनेस पैदा हो रही है लोगों में, मेरे ख्याल से थैंक्स टू यू पीपल जो मीडिया पे हाईलाइट करते हैं तमाम चीज़ों को, और अब यह है कि लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है। सुबह जब हम ट्रैक पे माजी में करते थे वॉक, तो हार्डली इक्का दुक्का लोग सुबह ट्रैक पे नज़र आते थे। आजकल ये कि हालांकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रैक पे लोगों का जो है वो तांता बंधा हुआ है, खूब लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नाउ आई थिंक दे आर अवेयर ऑफ, दे गेटिंग अवेयर ऑफ द सिचुएशन, द ग्रेविटी सिचुएशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और भी ट्रैक्स होने चाहिए, और अगर ट्रैक्स नहीं भी हैं तो क्या है, आप वॉक तो कहीं भी कर सकते हैं। Exactly, exactly. You don't need to have a track to walk. हाँ, You should have the will to walk. एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब, आप FCPS इंटरनल मेडिसिन, आप यकीनन इंटरनल मेडिसिन कर रहे हैं तो आपके पास कई सारी चीज़ें आप एक साथ डिस्कस कर देख रहे होते हैं। डेफिनेटली आज का जो हम टॉपिक एक चाह रहे हैं वो डायबिटीज़ रिलेटेड आज का प्रोग्राम सर हम करने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या बल्कि सब पहला सवाल तो मैं यही आपसे पूछूं कि व्हाट एक्चुअली इज़ डायबिटीज़, अगर आप प्लीज़। डायबिटीज़ बहुत अच्छा सवाल है। टू बिगिन द टॉक, ये है कि डायबिटीज़ का जो एक मिसनोमर एक जो समझा जाता है कि सिर्फ शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो ठीक है, एक शुगर की एलिवेशन को, शुगर की ज़्यादती को डायबिटीज़ कहते हैं, खून के अंदर हो जाए, लेकिन सिर्फ शुगर की ज़्यादती ही डायबिटीज़ को सिग्निफाई नहीं करती। बेसिकली द ट्रू टर्म इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अच्छा। जिसका एक हिस्सा रेस शुगर्स हैं, लेकिन उसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिस तरह के हाई ब्लड प्रेशर का होना, मोटापे का होना, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का होना, अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम होना, तो ये सारे के सारा यूरिक एसिड का बढ़ जाना, इन सब को द कॉन्स्टलेशन ऑफ दीज फाइंडिंग्स इज नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डेफिनेटली सबसे बड़ा रोल उसमें डायबिटीज़ का ही है, पर से इंक्रीज ब्लड शुगर्स का। दोस्तों ये बताइए, अभी आपने अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में किया। यहाँ पे ये समझा जाता है आम तौर पे अगर कोलेस्ट्रॉल है तो बुरा ही होगा,
जी हाँ, ये एक अलमिया है कि अक्सर क्लिनिक्स पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल कैंप्स हो रहे होते हैं और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के नंबर की बुनियाद पे लोगों को दवाइयों पे डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल। वी शुड एम्फेसाइज, अपने मरीज़ों को बताना चाहिए कि हमें लिपिड प्रोफाइल पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में अच्छी चर्बी भी होती है, ख़राब चर्बी भी होती है। जो अच्छी चर्बी है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो HDL होती है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो गंदी चर्बी है LDL कहलाती है, लो डेंसिटी। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो खून की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, उसकी जो लूमेन है, जिसका सुराख है, उसको तंग करता है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक करवाता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो इसी शरियान से निकाल के जिगर में ले जाता है कोलेस्ट्रॉल को, ताकि वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज, जी हाँ, तो इस वजह से वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। राइट जी। तो सर यही आप हम जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ बताइए बेसिकली डायबिटीज़ जो ग्रॉस कैटेगरी है, हम कैटेगराइज करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में। पहले पुराने ज़माने में कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये मिसनॉमर हो गया, इसलिए यूज़ नहीं करते कि जो बहुत से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट उनको भी आगे जाके इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो कुछ न कुछ कभी न कभी अपने स्टेज के ऊपर, तो इसलिए अब इंसुलिन नॉन इंसुलिन नहीं कहते, अब टाइप 1 टाइप 2 कहते हैं। ये मेजर कैटेगरी। मैं यहाँ आपको कहूँगी कि आप ज़रूर इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आम ज़बान में ये जब आप टाइप 1 और टाइप 2 कहा जाता है, दो बज़ाहिर ये दो मुख्तलिफ इकसाम शायद डायबिटीज़ के, लेकिन समझा ये जाता है जैसे टाइप 1 है तो वो ठीक है और टाइप 2 हो गई तो वो एक आगे का स्टेज हो गया, या जैसे कहते हैं ना लेटर स्टेज ऑफ ये। टाइप 1 स्टैंड्स फॉर यंग एज। जो यंगर एज में जो पॉपुलेशन में जो डायबिटीज़ होती है उसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसका रूल ऑफ थंब क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो गोलियों से कंट्रोल नहीं होते, उनको इंसुलिन लगनी होती है, क्योंकि उनका जो लुबलुबा है पैंक्रियास वो तबाह हो चुका होता है। फॉर वन रीज़न और अदर, बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से लुबलुबा तबाह हो जाता है, उसके बाद वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब नई साइंस में चंद दवाइयाँ ऐसी आई हैं जो इंसुलिन के साथ दी जाती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों में, लेकिन सिर्फ दवाइयों से आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो होता ये है कि हम लोग इंसुलिन शुरू कराते हैं अपने यंग पेशेंट्स को, उनके वालिदैन समझते हैं कि ये टैबू है बहुत बड़ा, वो ले जाते हैं क्वैक्स के पास, वो उनको दवाइयाँ चूरन चटनी पर डालते हैं, एंड दीज पेशेंट्स दे डाई और दे लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। तो बेसिकली ऐसे मरीज़ों को, ऐसे वालिदैन को ये बता देना चाहिए कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि यंग लोगों में होती है, उन मरीज़ों को इंसुलिन पे ही ट्रीट। और यंग लोगों में आपकी मुराद सर बच्चे भी हैं जो बहुत कम एज से, बल्कि कई एडोलेसेंस, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस और यंग पीपल। आई थिंक 25 इयर्स तक देयर इज नो कट ऑफ फॉर दैट। या ऑफ कोर्स, पर आप ग्रॉसली कह रहे थे कि हाँ, जो एडोलेसेंस और एडल्ट्स जो शुरू होते हैं वो 20 साल के बाद शुरू होते हैं, तो उससे पहले आप टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा देख रहे होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में खुशखबरी ये होती है कि आपका लुबलुबा काम कर रहा होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में, लेकिन वो इंसुलिन जो आपके टारगेट ऑर्गन पे जाके जहाँ पर वो अटैच होकर शुगर्स कम करती है, वो शुगर कम नहीं कर पा रही होती। तो इस डॉक्टर साहब, क्या क्या रीजंस हैं कि आपको लुबलुबा, जो भी आप उसको पैंक्रियास कहते हैं, क्या क्या वजूहत हैं कि वो काम अगर मैं टाइप 2 की बात करूँ, अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। उसमें ऑटो इम्यूनिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियास, बीटा सेल्स वो आ जाते हैं। हम टाइप 2 की बात करते हैं, वो एक जुमले में मैं सारा कुछ कह सकता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अच्छा, अर्बनाइजेशन जब तक नहीं थी, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, यानी जब तक मतलब अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे भी जाएंगे और एस्केलेटर इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और लिफ्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने घर से उतर के दुकान पे जाना, गाड़ी इस्तेमाल करनी है, तो हमारी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब सुबह के वक्त हमने हलवा पूरी खानी है, हमने नाश्तों का ख्याल नहीं करना, हमने जो है वो दबा के बदपरहेज़ी करनी है, हमने अपनी टमी बाहर निकालनी है, एक्सरसाइज नहीं करना। तो इन चीज़ों की वजह से ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का जो साइकिल है, जो अल्लाह ताला ने कुदरती साइकिल बनाया है, वो सब चेंज हो गया। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई साहब। अब तो लोग वॉक के लिए जाते हुए भी डरते हैं। बिल्कुल, वो एग्जैक्टली वो एक सोशो मॉरल फैक्टर है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन अगर बीइंग मेडिकल एक्सपर्ट मैं ये कहूँगा कि आई डेफिनेटली एडवाइज माई पेशेंट्स, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट्स टू हैव एटलीस्ट 30 minutes a day of moderate physical activity। सर, ये काम जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप चल के करें, हो सकता है ये काम आप घर में भी कर लेते हो, तो लाइट एक्सरसाइज वगैरह करके। एब्सोल्युटली, अगर आप इतने लेबोरियस हैं कि आप घर में लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसको आप रिलीजियसली कर सकते हैं, तो गो है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम एक ऐसा टेलीविज़न सिस्टम बनाएं जो हमारी ट्रेडमिल होती है, जब तक आप वॉक कर रहे हैं तो टीवी चलता रहे, और जैसे ही आपने नहीं, ये सवाल मेरे पेशेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हम ट्रेडमिल कर लें घर पे, तो उसमें मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप बहुत मोनोटोनस हो जाएंगे, आप एक दिन आएगा आप बोर हो जाएंगे, वही माहौल, वही कमरा,
व्हेन यू आर ऑन द ट्रैक यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आप लोगों से मिलते हैं, आपका जहन खुलता है। लेकिन जहन उससे मेरा खुलता है। मतलब ये था कि अगर कोई ऐसा ट्रेडमिल बनाया जाए कि जब तक वो चल रहा है ट्रेडमिल तो टीवी चलता रहे, और जब आप रुक जाए तो कौन से चैनल देखना चाह रहे हैं। आप जब रुक जाए तो टीवी भी रुक जाए, तो मे बी दैट माइट वर्क। नहीं, फिर उसके लिए सर ये भी चाहिए होगा कि वो रिमोट आपके माइंड में हो कि आपका चैनल जी हाँ, चेंज करें, जी हाँ। क्योंकि चैनल चेंज करने के लिए हाँ, आप फाइव अगर स्टार अपने होटल्स में हाथों अक्सर को इस तो तरह की हाथों चीज़ें को होती भी, हैं। और ट्रेडमिल के साथ आपको कुछ हाथ की एक्सरसाइजेज और वो भी अगर साथ साथ होती रहे। लेकिन फिर यही बात है कि आपको जो है एक्टिव लाइफ जब तक आपकी बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। उसके साथ साथ मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर मॉडरेट एक अपनी ज़िंदगी खाने पीने में भी, अगर मेरा ख्याल है कि एक मॉडरेट तरीके से मयाना रवि अगर इख्तियार करते हैं, ओवरऑल बिल्कुल नॉर्मल इंसान, वो उन लोगों के बहुत कम चांसेस, रिस्क बहुत कम हो जाते हैं ना डायबिटीज़ की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अभी- डायबिटीज़ बेसिकली एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके वालिद साहब को डायबिटीज़ है तो आपको हो के रहेगी। यू कैन मॉडिफाई योर जीन्स बाय ओवरकमिंग योर शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है, और उसको आप नए हेल्दी तरीके से इसको अगर आप अमल करना शुरू कर दें, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। सर जीन्स की बात आई है तो अब जेनेटिक, अब टाइप 1 भी जेनेटिक, आई थिंक उसमें शायद बहुत कम कहा जी हाँ, जाता है लेकिन कि ऑफ कोर्स इट उसका हैज़, जेनेटिक्स हैज़ वो होता ए है। लार्ज रोल टू प्ले इन टाइप 1 डायबिटीज़ ऑल्सो। लेकिन ऑफ कोर्स वो जो हम जेनेटिक डायबिटीज़ की बात करते हैं वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, वो उसमें। लेकिन सर जब जेनेटिक डायबिटीज़ के अगर हम बात करेंगे, जीन्स में है डायबिटीज़, वही चीज़ जो आप अभी कह रहे हैं उसे मज़ीद हम अगर उसे क्लैरिफाई कर, आप उसे बताइए कि वो लोग जिनके जीन्स में है, दे आर रियली एट Risk. हायर रिस्क, Absolutely, तो अब absolutely. उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किस तरह से करनी चाहिए? दे और हैव टू मेक क्या- श्योर कि उनका क्या- नंबर तो वो वन उनका कितने लाइफस्टाइल, वो अपने जैसे changes, बिल्कुल बिल्कुल risk नंबर कितना वन कम कर सकते हैं ये सबसे बताइए। पहले जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वो डाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में मयाना रवि रखें, हर वो चीज़ जो आप कम मिकदार में खाएं, खाना पेट भर के ना खाएं, इतना खाएं कि आपकी भूख से मर जाए, और अच्छी चीज़ हो। यू हैव टू बी अवेयर कि मैं ही अपने पेशेंट से कहता हूँ, जब भी आप बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आप कोई डब्बों में चीज़ खरीदते हैं उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर देख लें, कोशिश करें कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, कोशिश करें आप फ्रेश सब्जियां खाएं, वाइट मीट का इस्तेमाल करें, फ्राइड फूड ना खाएं, बेवरेजेस ना पिएं। मतलब ये बेसिक चीज़ें जो हर एक को पता है। इट्स ओनली जब हम बुलवाते हैं फॉलो अप में अपने फ्रूट्स का फ्रूट्स ले लें। ज़्यादा मतलब मैं कहता हूँ आप जूसेस ना पिएं, आप फ्रूट लें, क्योंकि अगर आपको जूस पीना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप केले का शेक पी रही हैं, यू हैव टू पुट इन एटलीस्ट 3 बनानास एक शेक बनाने के लिए। लेकिन आप केला खाएंगे, sugar भी केले उसमें से add करते हैं। एब्सोल्युटली आपको केला खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। तो यू आर कटिंग डाउन ऑन योर कैलोरीज। आप कैलोरीज कट डाउन करें अपनी, ट्राई टू टेक हेल्दी कैलोरीज, ट्राई टू टेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आप शकरकंदी इस्तेमाल कर लें, शकरकंदी बहुत मीठी होती है लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती उससे। खजूर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट कैन यूज डेट्स। डॉक्टर साहब हनी के बारे में बताइए, शहद के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि शहद जो नेचुरल चीज़ है लिहाजा नहीं, honey is you know I have a word of caution for honey in patients who have got diabetes. डायबिटीज़ के मरीजों को तो एहतियात करनी चाहिए उससे। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सी दफ़ा लोग जैसे अब आम, जैसे हम अभी रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो चीनी बंद कर दिया करते हैं चाय में, सिर्फ स्पेशली टी। खैर वो भी एक अच्छी चीज़ तो है, लेकिन इसके अगर उसके बाद बजाय चाय खाने के के बाद क्या में- हनी है उसमें अगर मिक्स किया जाए तो वो इस तरह से तो शायद देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो हाँ, फॉर द शॉर्ट टर्म आप कभी कभार इस तरह करते हैं, दैट्स फाइन विद अस, बट लेकिन ये कि फॉर रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चीज़ें करना इज हाईली अनहेल्दी। नॉट फॉर डायबिटीज़, लेकिन वो लोग जो रिस्क पर हैं, अगर वो उनको बजाय भी इसके अवॉइड कि करना वो चाहिए, उनको भी, sugar बिकॉज जो रिस्क पर ना हैं लें। दे हैव एन अंडरलाइंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना, दैट इज व्हाई दे आर एट रिस्क। तो उनको एडवाइस करते हैं हम लोग कि आप परहेज करें इन चीज़ों से। भाई ऐसा भी होता है कि लोग चाय में तो चीनी नहीं डाल रहे लेकिन खाने के बाद मीठा जी खाएंगे। हाँ, खाने के बाद दूध दुलारे चल रहा है और जी हाँ। डबल का मीठा और चल रहा है, बड़े This is मजे all आ रहे हैं very साहब bad। वगैरह वगैरह। जी हाँ, जी हाँ। तो एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा यार आपकी शुगर लेवल पता नहीं कहाँ पहुँच गए कि कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। बेसिकली बात ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि लोग सफ़र करने के बाद फिर बैकफुट पे आते हैं, लोग दूसरों से सबक हासिल नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई प्रीच टू माय पेशेंट्स कि आप दूसरों से सबक हासिल कर लें, ना अपने पे आजमाएं। तो डॉक्टर साहब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते जी। हैं कि वो क्या हैं और देखिए, कौन कौन सी डायबिटीज़ चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में हम अपने मरीजों से कहते हैं कि ऑलवेज रिस्पेक्ट डायबिटीज़, बिकॉज वंस यू रिस्पेक्ट डायबिटीज़ इट विल रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न। इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट डायबिटीज़ विल किल यू। एंड आई मस्ट टेल यू कि जितनी ड्रेडफुल कंडीशन डायबिटीज़ है, इसको हम उम्मुल बीमारी कह सकते हैं कि इफ़ वंस यू हैव डायबिटीज़ यू आर प्रोन टू डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर टू योर फुट मेल। ठीक है ना। हम दो बेसिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
माइक्रोवैस्कुलर, मैक्रोवैस्कुलर। लेकिन अगर हम आम पब्लिक को बताएं तो मतलब शुगर की ज़्यादती की वजह से जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो अंधापन, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज़ द नंबर 1 कॉज। रेटिनोपैथी? रेटिनोपैथी ऑफ कोर्स, अंडरलाइंग रेटिनोपैथी होती है, आगे जाके पेशेंट जो है वो अंधा हो जाता है। स्ट्रोक, फालिज गिर जाता है, लकवे का इंसिडेंस, हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा जो है हार्ट की बीमारियां जो होती हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती हैं। पर से डायबिटीज़ की वजह से मरीज़ ज़्यादा नहीं इंतकाल फरमाते, हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल फरमाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हियर आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ये सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या वाकई अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, क्या आप चीनी खा खा के डायबिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर? ऐसी ऐसी बात है? अगेन वो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। यस, अगर आपको आपके अंदर जैसे मोहतरमा कह रही थी कि अगर आप रिस्क फैक्टर आपके अंदर है, हाउ डू यू नो कि आपके अंदर रिस्क फैक्टर है? अंटिल यू हैव बीन इवेल्युएटेड। तो अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स है और आप चीनी खाए जा रहे हैं, वन डे यू लैंड अप विद डायबिटीज़। नहीं, बट इज इट फॉर श्योर कि यू लैंड अप विद डायबिटीज? Nothing is for sure in internal medicine. There are probabilities. But the probabilities, they carry their odds ratio. कितना रिस्क ज़्यादा है तो yes, you are at a high risk of developing diabetes. अच्छा, तो गोया ये कि अगर मौरूसी आपके ये चीज़ है मौजूद तो फिर केयरफुल हो जाइए। बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ें देखते हुए केयरफुल हो जाइए? अगर आपका वजन ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है। अगर मैं अपने मरीजों से पूछता हूँ कि अगर वो मुझे दुबले पतले मिलते हैं और उनकी शुगर होती है तो मैं आई ऑलवेज आस्क कि आपकी फैमिली में ओबेसिटी है कि नहीं। अच्छा, कि ये सवाल अक्सर डॉक्टर्स नहीं पूछते अपने मरीजों से। हमेशा पूछते चाहिए कि आप तो दुबले हैं, आपके पेरेंट्स दुबले थे कि नहीं थे, आपके भाई बहन दुबले हैं कि नहीं है। बिकॉज ओबेसिटी जहाँ पर हो, इट इज़ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो वहाँ पर डायबिटीज़ होती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का आपने कंट्रोल करना होता है। डाइट आपने आपको बता दिया, आपका एक्सरसाइज बता दिया। दीज आर द फैक्टर्स। कोलेस्ट्रॉल आपने चेक करना है अपना, रेगुलर पीरियोडिक चेक करवाना है। और हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि हमने कितने पीरियोडिक, कितने महीनों के बाद, सालों के बाद अपने कोलेस्ट्रॉल दोबारा चेक करवाना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सो वील ट्राई टू कट डाउन द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। मेरी एक नज़र में एक मोहतरमा है जो कि टेलीविज़न की काफ़ी अच्छी परफॉर्मर हैं, तो उनको खाने का बहुत शौक है। तो अगर किसी होटल में वो गई भी होती हैं तो पहले वो जाके अपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती हैं और उसके बाद खूब खाती हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहिएगा? मैं ऐसे लोगों के लिए, हम तो डेली ऐसे लोगों के लिए सुबह से शाम तक बोल रहे होते हैं। बात यह कि अनफॉर्चुनेटली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे चंद लोग हैं जो प्रमोट करते हैं इस स्टिग्मा को कि अगर आप डायबिटीज़ है आपको, तो आप अगर खाने के शौकीन हैं तो आप इंसुलिन की डोज बढ़ा लें, जो खाना है खा लें। अच्छा। विच इज़ आई थिंक एब्सर्ड, विच इज़ ए मेडिकल क्राइम टू। मैं बड़ी हार्ड स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, वेरी सॉरी, लेकिन इट्स ए मेडिकल क्राइम। यू आर मिस डायरेक्टिंग एंड यू। अगर आपको शुगर है और आप 3 इंसुलिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 यूनिट लेते थे, आज आपने जब मीठा खाना तो आप 30 ले रहे हो, मीठा खा लें। दिस इज़ वेरी बैड। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने कहा है ना कि लोग खा के मरते हैं, बगैर खाए कोई नहीं मरता। ठीक है ना, तो हमें अपनी खुराक पे काबू रखना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी शुगर ज़्यादा है और आपने आज मीठा खाना है तो आप इंसुलिन की डोज बढ़ा लें। तो फिर इस पे भी रोशनी डालिएगा कि टेलीविज़न पे आप बड़े मुस्तनद चैनल्स पे लोग आके ये क्लेम करते हैं कि जनाब हमने इनका भी इलाज कर दिया, फिर वो आगे कहते हैं मेरा इलाज हो गया और इंसुलिन नहीं लेनी पड़ी और जनाब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। You are dragging me into some ethical issues which I should not be talking on this channel. But I think सबको पता है, हर जी शूर आदमी को पता है कि वो कौन लोग हैं जिसको प्रमोट करते हैं और वो कौन लोग हैं जो इन प्रोग्राम्स को देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मुझे डॉक्टर एक दफ़ा सिंस मैं ख़ुद भी डायबिटिक हूँ और मैं जब 8 साल की थी तब से मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं जब पहली दफ़ा जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और एक दफ़ा एक किताब नुमा चीज़ मुझे दी गई थी जिस पर लिखा हुआ था कि मैं डायबिटीज़ की मरीज़ या मरीज़ा हूँ। जब मैंने वो सेंटेंस रीड किया था तो मेरे डॉक्टर ने मुझे वहीं पे फौरी तौर पे टोका था और मुझे ये कहा था कि यू आर नॉट अ पेशेंट, जस्ट रिमेंबर दिस। आप पेशेंट नहीं हैं, मतलब डायबिटीज़ को कभी भी बीमारी ना लीजिए। अलबत्ता इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियों का जो है वो इसका ये साथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब ये तो एक वो चीज़ थी जो मैं चाह रही थी कि मैं शेयर कर लूँ कि इस चीज़ को अगर इस तरह से लिया जाए कि डायबिटीज़ को अगर फ्रेंडली वे में, वो तो आप खुद बता ही चुके, लेकर चलते हैं तो एज सच वो खुद इतनी बड़ी वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हाँ, अगर आपने उसे प्रॉपर कंट्रोल, तो सर अब ये आप कंट्रोल्स की अगर बात करें कि अच्छी कंट्रोल डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, तो वो किस तरह से होना चाहिए, क्या किस तरह से उनके रेगुलर चेकअप्स कितना ज़रूरी है? मैं तो सबसे पहले ये एडवाइस करता हूँ अपने मरीजों को कि आप जो प्लान करके बैठे होते हैं ना, 15 दिन के बाद लेबॉर्ट्री में जाएंगे, खून देंगे, अपनी शुगर चेक करवाएंगे। हम कहते हैं कि ग्लूकोमीटर खरीद लें आप। अच्छा, ठीक है ना, SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका से ADA से जो शुरू हुआ
इज़ हाईली यूज़फुल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि 3-3 ml जो है वो अपना खून दे के आप शुगर चेक करवा रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आपके घर में ग्लूकोमीटर हो, अब ग्लूकोमीटर कोई लग्जरी नहीं है, 2500-3000 रुपये का मिल जाता है, वो आप ले लें, स्प्रिक करें, एक कतरा खून से आपको शुगर पता चल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी तो अपने पैरामीटर्स चेंज किए हैं पिछले सालों में कि इतनी हो तो इतनी, पहले लोग कहते थे इसके दरमियान होनी चाहिए। जी हाँ, वो तो आप एक मकूला है हमारी मेडिकल का, द लोअर द बेटर, द लोअर द बेटर। जितना कम लेवल्स आते रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अब जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं एडीए की और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की, वो साफ साफ कहती हैं कि फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल इंसान की 100 से कम होनी चाहिए। अच्छा। एनीथिंग मोर देन 100 बट लेस देन 126 इज प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब अगर 100 से कम है तो यह नॉर्मल ग्लाइसीमिया आपको है, अगर 100 से ज़्यादा 126 से कम है तो आप अगेन एट रिस्क पे हैं। इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग कहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर हम चेक करते हैं पीरियोडिकली, या फिर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाते हैं रैंडम में, खाने के 2 घंटे के बाद। खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल इंसान का हमेशा 140 से कम रहता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या इसके लिए कोई दवा की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि ये जो पैंक्रियास वगैरह हैं ये ठीक हो जाएं और इंसान को ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए? वर्क इज़ बीइंग डन, वो तो मुस्तकिल हो रहा है। आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन भी हो रही है जो हाई फाई सेंटर्स में। इसके अलावा जो दवाइयाँ आ रही हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स आ गए हैं, जो जैसे हम जो आम दवाइयाँ लोग, आपने सुना होगा डेओनिल, मतलब ग्लिबिक्लामाइड, एक ऐसी दवाई है जो हर डायबिटीज़ का मरीज़ ले रहा होता है। वो बेसिकली क्या करती है, लुबलुबे को जूस निकालती है। बाज़ दफ़ा जूस ख़त्म हो जाता है, तो उसको सेंसिटाइज़ करने के लिए भी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं मुख्तलिफ नामों से। आई एम सॉरी, आई जस्ट यूज़ द कंपनी नेम। लेकिन ये कि ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में जो लुबलुबे को सेंसिटाइज़ करती हैं। अच्छा। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में इस्तेमाल हो रही है। रिसर्च बाकायदा मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आ रहे हैं। जनाब डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने जैसे टाइप 1 डिस्कस किया था, उसमें जो बच्चों में जब होती है और वो इंसुलिन, एक खौफ होता है जो बच्चों के अंदर, जो स्पेशली इंजेक्शन लगने का। दो अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, मतलब उस पहले जो चीज़ थी, बड़ी फाइन नीडल्स भी आ गई हैं, कुछ पेन नुमा चीज़ें, और इसके अलावा भी अब तो बहुत सारी। अगर आप हमें ये बताइए कि इस चीज़ को इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से कि बच्चे बहुत खौफज़दा होते हैं, माँ बाप वही क्वैक्स के पास जब जा रहे होते हैं, अब आप ये नुकसान बताइए कि उसका किस तरीके से, उसका क्या दूसरा तरीक़ाकार हो सकता है? क्या डू वी हैव एनी अदर? देखिए, पहली बात तो याद रखें, टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर उस वक्त डायग्नोस होती है जब मरीज़ मौत के मुंह में जा चुका होता है। ठीक है ना, इट्स नॉट ए डिजीज़ कि आप ऐसे बैठे हुए थे, आपको लगा शुगर चेक करा दूं और आपकी शुगर 400 आ गई, आप डॉक्टर के पास चले गए। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करती है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है। तो वो एक इतना हॉरेबल सिनेरियो होता है कि उस वक्त जब आप यू ब्रेक द न्यूज़ कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ है, सो वॉट एवर यू डू, आपके पेशेंट्स उसको मान लेते हैं। फ्रॉम देन ऑन योर लाइफ बिकम्स ईजियर। आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आप पीरियोडिक फॉलोअप में बुला के काउंसलिंग कर रहे होते हैं। हमारा काम सिर्फ दवाई लिख के देना नहीं है, माइंड यू, वी काउंसल द अटेंडेंट्स, वी काउंसल द पेशेंट्स। मेरे पेशेंट जो लॉस टू फॉलोअप हो जाते हैं, जो आना छोड़ देते हैं ना, तो उनसे मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहन के लोहार भट्टी की दुकान पे जाएं और कुछ ना बोलें, चुपचाप बैठे रहें, थोड़ी देर बाद उठ के वापस आएंगे, कपड़े आपके काले होंगे। एग्जैक्टली दैट हैपन्स विद अस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आते हैं। तो काइंडली अपने जो मालिज हैं, आपके जो आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, जो आपके डायबिटीज़ प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको आप ज़रूर जाके फॉलोअप दिखाइए और फॉलोअप उनके साथ रेगुलर रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कंप्लाइंस की भी बात बताइए। नॉन कंप्लाइंट पेशेंट्स जो कंप्लाई नहीं करते, आपने कहा कि इतनी दवा खानी है, वो खाते नहीं अपनी दवा, एक बात। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, इसी के साथ ये कि थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई और आपने दवाई छोड़ दी। जी हाँ, ये तो अलमिया है हमारे सारे मुल्क का। उसकी वजह, पहली वजह तो मैं कहूँगा कि पैसों का मसला है कि हमारा अक्सर जो तबका है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का है, और दवाई अनफॉर्चुनेटली हमारी महंगी होती हैं काफ़ी। तो उसमें हमें पेशेंट को बताना चाहिए बात डेफिनेटली कि अगर आप ठीक हुए तो दवाइयों से हुए, दवाइयों को नहीं छोड़ सकते। आप कोशिश करनी चाहिए कि आप हाई फाई मल्टीनेशनल की दवाइयाँ ना रखें, नेशनल कंपनीज़ की हमारी बेहतरीन दवाइयाँ आती हैं, आप उनको प्रमोट करें। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि जब बहुत प्रोग्राम टीप पे पहुंचता है तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे भी इस वक्त ये हुआ है, डॉक्टर उमर जी ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त, ब्रेक ले रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। अच्छा इसे आगे चलिए कंटिन्यू ब्रेक ले लेते करेंगे। हैं। विल कंटिन्यू इन अ शॉर्ट व्हाइल, लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। कमर्शियल चले तो देखिएगा जरूर, उनकी भी कुछ ना कुछ इफादियत होती है। Working today for a healthier tomorrow. Macta International.
Working today for a healthier tomorrow. Macta International. और बहुत ही शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपके साथ वापस मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद रेहान उमर साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ पढ़ डाला अपनी ज़िंदगी में और इतनी यंग एज में, कैसे किया आपने? बस सर पढ़ते गए बस। और अल्लाह मियां का साथ रहा और आप आगे बेशक, बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ और इसी हवाले से जो डिस्कशंस अभी चल रही हैं, सर वो क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर आप हमें ये बताइए, जिससे हमें ये पता चले कि अब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, जिसमें जो हम ट्राइड बना रहे होते हैं, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, पानी बहुत ज़्यादा प्यास का लगना। अगर ये तीनों अलामात हों तो डेफिनेटली इससे पॉइंट ऑफ कंसर्न, आपने फ़ौरन अपनी शुगर्स चेक करवानी है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो साइलेंट चल रही होती है। उसमें अक्सर ये देखा गया कि आपने देखा मरीज़ का वज़न गिरना शुरू हो गया। मरीज़ कहते हैं हमारा वज़न जो है वो गिरना शुरू हो गया, अचानक थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाथ पैर सुन होना शुरू हो गए, नज़र कम आना शुरू हो गया। मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे, जिसको मैं बड़ा प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को, कि आपने अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी प्रमोट करें। मतलब आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मर्दाना कमज़ोरी, इस तरह की चीज़ें हों, ये सारी की सारी जैसे ऑल कम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डायबिटीज़। हर किस्म की कमज़ोरी, कंगा नहीं कर पा रही, बालों में बाजू शल हो रहे हैं, बुकड़ू बैठ के नहीं खड़ी हो पा रही, इस तरह की बेशुमार जो अलामात है कमज़ोरी की, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर मौजूद हों, इनमें से कोई भी मौजूद हो, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से रब्ता करें। और डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास अगर जीपीज़ के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपका टेस्ट करवा भी लिया, आपने इंसिस्ट किया कि भाई करवाया जाए। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमें ये करवा लीजिए। जैसे आज हमारे बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है वो डॉक्टर से कहें, लेकिन उनके उसमें वो रीडिंग्स में वो शो नहीं हो रहा होता। मेरा मकसद आपसे पूछने का है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट क्या नहीं, वो होने बेसिकली अब तो HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c एक टेस्ट आ गया है जो आपको पिछले 120 दिन की शुगर्स का ऑन एवरेज बता देता है। पुराने वक्तों में, आज से 2 साल पहले तक, उसको सिर्फ प्रोग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, डायग्नोसिस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन अब तो ADA ने इसको रिकमेंड कर दिया है कि आप HbA1c को डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ज़रा शक हो तो आप वो टेस्ट करवा के देख सकते हैं। ये जो आप बात कर रही हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की या चैलेंज टेस्ट की, उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्पेयर्ड आ रही हो, जैसे फास्टिंग में 100 से ऊपर है, 126 से कम है, रैंडम में 140 से ऊपर है और 200 से कम है। तो अगर कोई सी 2 मौके पे इतनी इस तरह की शुगर्स मरीज़ की आती हैं तो हम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करा के देख लेते हैं। और डॉक्टर साहब, इसका क्या तरीकाकार होता है ये भी बताइए। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में अब तो टॉलरेंस टेस्ट हम ज़्यादा इतना नहीं करवा रहे होते, चैलेंज टेस्ट करवाते हैं। फास्टिंग में जाते हैं, खाली पेट। फास्टिंग की जो मतलब है वो सबसे ज़्यादा हमारे मरीज जो है कन्फ्यूज होते हैं, फास्टिंग किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा। फास्टिंग का मतलब होता है 8 घंटे विदाउट कैलोरिक इनटेक, 8 घंटे विदाउट एनी कैलोरिक इनटेक, यानी पानी पी सकते हैं पानी पी सकते और लो कैलोरी की, अगर आप कोई जूस वगैरह, बिल्कुल नहीं ले सकते विदाउट एनी कैलोरिक इनटेक, उसको फास्टिंग कहते हैं। कैलोरी, 0 कैलोरी होनी जीरो चाहिए। कैलोरीज। तो फास्टिंग आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी फास्टिंग शुगर चेक होगी, आपको 75 ग्राम्स ग्लूकोज पिला दिया जाएगा। 2 घंटे के बाद बुला के आपकी शुगर चेक कर ली जाएगी। अगर 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 200 से ज़्यादा, यू आर डायबिटिक। 200 से कम है, 140 से ज़्यादा, अगेन यू आर इम्पेयर्ड डायबिटिक, मतलब फिर आप यू आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़ इन फ्यूचर। लेकिन ये है कि इस वक्त आपको डायबिटीज़ नहीं है। सर, ये जो प्रोसीजर है कि आप पहले फास्टिंग में जाइए, उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर आप आइए, ये भी एक थोड़ा सा कम्बरसम है। क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक ही मरतबा खून का टेस्ट करके बता दें कि वो तो हीमोग्लोबिन A1c है ना, हीमोग्लोबिन A1c आपने कर लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका 7.1 आता है। अब 7.1 क्लिनिकल सिनेरियो में डायबिटीज़ है, लेकिन अगर वो अनइक्विवोकल है, पेशेंट को सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे, पेशेंट की फास्टिंग नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप उसको दोबारा रिपीट करा के देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो आप बता रही थी, क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। उससे पहले डॉक्टर साहब, क्यों ना हम थोड़ा सा डाइट डिस्कस कर ली जाए। डायबिटीज़ वो तो डॉक्टर साहब ने 2-3 मरतबा आपको हाँ, बताया कि भाई लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए। कार्ब्स, लेस कार्ब्स लेना, बिल्कुल, और ट्राई टू हैव मोर कॉम्प्लेक्स फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ट्राई टू हैव मोर फाइबर इनटेक, क्योंकि जब आप फाइबर्स लेते हैं तो यू फील मोर सेटाइटी ना, आपको पेट भर जाता है और आपकी कैलोरीज गई भी नहीं होती। दिस इज व्हाट यू वांट। तो आप फाइबर इनटेक बढ़ा दें अपना, यू टेक एडिक्वेट प्रोटीन इन योर डाइट, आप वाइट मीट इस्तेमाल करें, आप बीफ से बचें।